दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़बानी पर। राजस्थान के अंदर एक शहर है दौसा, और दौसा के अंदर एक मंदिर है, रामेश्वर धाम मंदिर। वहाँ पर सारे काम बिल्कुल विधि विधान के अनुसार हो रहे थे। बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई थी और लोग पूजा अर्चना में अपनी व्यस्त थे। और कुछ लोग वहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए आते थे, क्योंकि वहाँ के जो पुजारी थे वो एक डॉक्टर भी थे। तो वहाँ पर करीब 100 आदमियों की लाइन लगी हुई होती है, सब अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं और मंदिर के अंदर पूजा अर्चना चल रही है। अचानक वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं और मंदिर के पुजारी को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये देखकर जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं सब में हड़कंप मच जाता है कि जो इतने अच्छे पुजारी हैं और डॉक्टर भी हैं, लोगों का इलाज भी कर रहे हैं और मंदिर की आरती वगैरह भी बिल्कुल टाइम से हो रही है। ये पुलिस को ऐसा क्या हो गया है कि अचानक उन पुजारी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। सब में हड़कंप मचता है और कानाफूसी शुरू होती है और वो पुलिस का रास्ता रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप हमारे पुजारी को लेकर क्यों जा रहे हैं। अब जो पुलिस ऑफिसर होते हैं आदित्य कुमार, वो उनको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुमने 2004 का वो एक केस चला था, क्या तुम्हें उसकी याद है, डॉक्टर डेथ की, जिसने 50 कत्ल किए थे और 125 किडनी बेच दी थी, क्योंकि वो उस टाइम पर काफ़ी मशहूर हुआ था। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ हमें पता है, वो बहुत दरिंदा था और वो तो जेल में है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि वो जेल से उसको जमानत मिली थी और जमानत के बाद वो फरार था। और ये जो तुम्हारा पुजारी है जिसको तुम बहुत रिस्पेक्टेड मान रहे हो और डॉक्टर मान रहे हो, ये वही डॉक्टर डेथ है जिसका नाम देवेंद्र कुमार है। वो कहते हैं ये तो दयादास हैं, पुजारी हैं हमारे उसके। तो पुलिस वाले उनको सबूत दिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि ये वही आदमी है जिसने 2004 में जो पकड़ा गया था और जिसने 50 से ज़्यादा हत्याएं करी हैं और सारे शवों को वो नहर में डाल देता था, और जिसका नाम डॉक्टर डेथ है। उसके 3 नाम थे। जो उसका कागजी नाम था वो देवेंद्र कुमार शर्मा था उसका पूरा नाम। और जब वो 2004 में पकड़ा गया और उसे पता चला था कि 50 हत्याएं उसने की हैं और सारे शवों को नहर में डाला है, तो उस टाइम उसका नाम डॉक्टर डेथ पड़ा था। लेकिन जब उसको जमानत मिली और वो वहाँ से भागा, तो यहाँ पर जो वो पुजारी के रूप में बहरूपिया बनकर छुप कर रह रहा था, तो यहाँ पर इसने अपना नया नाम रखा था दयादास। तो दोस्तों ये कहानी आपने मीडिया पर सुनी होगी, खबरों में देखी होगी, लेकिन ये कहानी मैं आपको शुरू से आखिर तक इसकी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, कहाँ कब और कैसे ये सारी वारदात हुई। सिलसिलेवार ये कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति होता है उत्तर प्रदेश में, जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ का रहने वाला देवेंद्र कुमार शर्मा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। वो बिहार जाता है और बिहार जाकर BUMS आयुर्वेदिक की डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करता है अपने पढ़ाई के बल पर। अब क्योंकि वो डॉक्टर बन चुका था, अब उसको एक कोई अस्पताल चाहिए था प्रैक्टिस के लिए, तो वो राजस्थान जाता है। तो राजस्थान जाकर वहाँ पर एक जनता क्लिनिक में वो प्रैक्टिस करता है, और क्योंकि पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, अब उसके पास डिग्री भी थी, तो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अस्पताल के अंदर 11 साल, उस क्लिनिक के अंदर 11 साल प्रैक्टिस करता है। और थोड़े थोड़े कर कर वो वहाँ पर करीब 11 लाख रुपए, 10-11 लाख रुपए वो इकट्ठे कर लेता है। अब जो उसका फ्रेंड सर्कल होता है, उसके दोस्त होते हैं, वो उससे कहते हैं कि पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि हर आदमी यही चाहता है कि पैसा रखा हुआ तो बढ़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी कमाई वहाँ से भी आएगी, और जो मैं यहाँ पर अस्पताल में कमा रहा हूँ, जो मेरी प्रैक्टिस चल रही है वो भी होगा। तो एक नॉर्मल आदमी की तरह वो भी दिमाग लगाता है। तो कुछ दोस्त उसको कहते हैं तो गैस की एजेंसी खोल ले, उसके अंदर बहुत अच्छी कमाई है, क्योंकि हर घर में सिलेंडर है। और फिर प्रधानमंत्री योजना चली थी गैस सिलेंडर की, तो उससे जहाँ पर नहीं था वहाँ पर भी हो गया। तो उसको आइडिया अच्छा लगता है और वो इस पर अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन वो जो उसके दोस्त थे वो सारे ठग थे, और किसी तरीके से वो उसका बेवकूफ़ बनाते हैं, उससे 11 लाख रुपए लेकर वो गायब। अब जो उसने बड़ी मेहनत से डिग्री प्राप्त करी पढ़ाई लिखाई से, और फिर 11 साल उसके एक लंबा अरसा होता है, उसमें उसने इतनी प्रैक्टिस करी और जैसे कैसे उसने 11 लाख रुपए इकट्ठे करे, अब उनको भी कोई 11 मिनट में लेकर भाग जाए, तो जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके दिमाग की हालत क्या होगी। वो यहाँ पर टूट जाता है और वापस राजस्थान के दौसा से वापस वो अपने उत्तर प्रदेश के
जिला अलीगढ़ में वापस आ जाता है। अब वो इधर उधर घूमता रहता है, यारों दोस्तों से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है। कुछ दोस्त उसके दिल्ली होते हैं, कुछ गुड़गांव होते हैं। तो अचानक उसकी एक दिन मुलाकात होती है डॉक्टर अमित से। अब क्योंकि ये भी डॉक्टर था, तो जाहिर सी बात है जो सर्कल होगा डॉक्टरों का होगा। तो डॉक्टर से मिलता है। तो डॉक्टर अमित का काम था किडनी का। वो किडनी बदलवाता था। किसी को भी अगर किडनी खराब है तो वो कोई डोनर ढूंढता था और उससे खरीदता था और किडनी बदल देता था। अब वो डॉक्टर अमित कुमार डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा को कहता है कि तुम मेरे पास किसी भी आदमी को लेकर आओ किडनी के लिए, और मैं उसकी किडनी खरीद लूंगा। उसने दिल्ली, हरियाणा, मतलब कई जगह उसने किडनी बदलने के रैकेट वो सेटअप लगा रखे थे। अब देवेंद्र कुमार अपनी रिश्तेदारी में देखता है हर आदमी कोई कर्जे से परेशान है, या किसी को कोई और परेशानी है, किसी को कारोबार के लिए पैसे चाहिए। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है और एक अपनी टीम बनाता है कि जो अपनी किडनी बेचते हो। अब डॉक्टर अमित कुमार से उसकी बात होती है 5 से 7 लाख रुपए में एक किडनी की। अब वो बिहार जाता है, क्योंकि बिहार से उसने डिग्री प्राप्त करी थी, और राजस्थान के दौसा में उसने 11 साल प्रैक्टिस करी थी, और अलीगढ़ का वो रहने वाला था। तो तीनों जगह से वो जो गरीब और बेसहारा लोग हैं, जो मजबूर हैं, उनको इकट्ठा करता और डॉक्टर अमित के पास लाता, और 7 लाख में किडनी बेचता। कुछ पैसे उनको देता और कुछ अपने पास ही उसका कारोबार चल रहा था। अब क्योंकि उनकी टीम ज़्यादा थी और सब अपने रिश्तेदारों को और परेशान लोगों को ढूंढते रहते थे, तो एक दिन उसके दिमाग में आता है कि यार ऐसे कब तक चलेगा, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब कमाई इतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, और अगर क्यों ना हम किडनी चुरा लें किसी की, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब यहाँ से उसका जो दिमाग है क्राइम की तरफ शुरू हो जाता है। तो अब 1998 में वो क्राइम की दुनिया में कदम रखता है, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था उसका क्राइम की दुनिया में, तो वो कदम तभी रख चुका था जब वो डॉक्टर अमित को किडनी बेचनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब वो एक बड़े क्राइम की तरफ जाता है, और उसके दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ें चलती हैं। अलीगढ़ के अंदर एक वो फर्जी गैस एजेंसी रजिस्टर्ड करता है, वहाँ पर गैस सिलेंडर लेना बेचना, क्योंकि जिस टाइम पे उसको लोगों ने ठगा था तो थोड़ी बहुत उसको उसकी नॉलेज हो गई थी। अब एक फर्जी गैस एजेंसी बनाता है। अब उसके अंदर जाहिर सी बात है जो टेम्पो होते हैं, पहले बड़े ट्रक में सिलेंडर आते हैं और एजेंसी पर उतरते हैं, और वहाँ से फिर छोटे छोटे टेम्पो में सिलेंडर जो आसपास के गांव हैं या शहर है वहाँ पर एजेंसी से जाते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या दिमाग लगाया कि जो भी ट्रक ड्राइवर को वो बुलाता था, और उसको बुलाने के बाद में वो उसको बेहोश करता था और उसकी किडनी निकाल लेता था दोनों, क्योंकि डॉक्टर वो खुद था और उसकी टीम थी। और क्योंकि वो खुद अलीगढ़ का रहने वाला था, तो वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह है कासगंज, वहाँ पे हाजरा नाम की एक नदी है। तो उस नदी के अंदर वो जाकर किडनी निकाल कर उस बॉडी को वो फेंक देता था। अब बॉडी खत्म, क्योंकि उसने पहले सोचा कि बॉडी को हम अगर डंप करते हैं कहीं तो कुछ कुछ दिन बाद पुलिस को मिल जाएगी, अगर हम इसको जलाते हैं तो शमशान घाट वाले पूछेंगे कि किसकी है, कई सारे सवाल खड़े होंगे। कब्रिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे भी जो कब्रिस्तान के मौलवी है वो पूछेंगे किसकी बॉडी है। कहीं पर अगर हम दबाते हैं तो कभी ना कभी निकल जाएगी। तो इस चीज़ पर पूरी वो रिसर्च करते हैं। तो अब वो क्योंकि खुद ही अलीगढ़ का रहने वाला था, तो उसका अचानक से ध्यान आता है कि कासगंज में जो हाजरा नहर है, वहाँ वो मगरमच्छ के लिए मशहूर है, क्योंकि लोग वहाँ पर जाते ही मगरमच्छ देखने के लिए हैं। तो अंग्रेज़ों की बनाई हुए पुल हैं वे, पुल के ऊपर से भी नहर जाती है और नीचे से भी, तो लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो उसको अचानक याद आता है कि उस नहर का, तो वो क्या करता है कि जो भी पहले टेम्पो को बुक करता है, टेम्पो वाला आता है, उसमें सिलेंडर रखते हैं और उसके साथ जाते हैं, और उसको वो बेहोश करता है और उसकी दोनों किडनी निकालते हैं, और उसकी बॉडी को रात को ले जाकर नहर के अंदर मगरमच्छों में फेंक देते हैं। अब क्योंकि मगरमच्छों का तो खाना ही मांस होता है, तो वो वहाँ पर बिल्कुल उसकी बॉडी खत्म। अब क्योंकि वो लोकल इलाका होता है, कुछ दिन उसका ये सब चलता रहता है और वहाँ पर ड्राइवर गायब होने लगते हैं, तो उसके दिमाग में ये आता है कि अब ये जो खेल है रिस्की है, क्योंकि इतने सारे ड्राइवर और टेम्पो गायब होंगे तो कभी ना कभी पुलिस उसको पकड़ लेगी। और फिर यहाँ से फिर उसका दिमाग दूसरी जगह चलना शुरू होता है। तो अब वो आता है दिल्ली, क्योंकि हर जगह से उसके तार जुड़े हुए थे। डॉक्टर अमित जो किडनी खरीदता था वो दिल्ली में खरीदता था उससे, और गुड़गांव में खरीदता था, उसका सेटअप था। तो वो गुड़गांव में दिल्ली आता है, और वहाँ पर आपने देखा होगा ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, मोबाइल ऐप हैं जिनसे कैब बुक होती हैं।
अब वो क्या करता था कि अलीगढ़ से वापस दिल्ली आता था और दिल्ली आने के बाद में इंटरसिटी राइड बुक करता था उबर से या ओला से अपने अलीगढ़ के लिए। अच्छा, इंटरसिटी राइड जो होती है वो ड्राइवर के लिए एक तरीके से एक तोहफे की तरह होती है। वो जैसे ही उसके मोबाइल पर कोई बाहर की बुकिंग आती है तो वो एकदम उसका चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो खुशी खुशी जाता है। वो खुश इसलिए होता है कि यहाँ पर छोटी मोटी जो मैं राइड कर रहा हूँ, जो बुकिंग कर रहा हूँ लोकल दिल्ली एनसीआर में, तो उसमें उसको पूरे दिन छोटी छोटी 10-12 राइड लेता है, तो वो जाकर कमाता है। लेकिन अगर उसको कोई बाहर की बुकिंग आ जाती है तो उसी में उसके 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये बन जाते हैं, तो इसलिए वो खुशी खुशी बहुत खुशी मतलब उस बुकिंग पर जाते हैं। तो वो देवेंद्र कुमार शर्मा बुकिंग करता है अलीगढ़ की। अब ड्राइवर खुशी खुशी जाता है और जाहिर सी बात है ओटीपी डालने के बाद में फिर उसको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ की उसने लोकेशन डाल रखी है। यहाँ पर उसकी प्लानिंग ये होती थी कि ड्राइवर को उस नहर के पास ही वो लेकर जाता था, वहीं पर कोई उसका ऐसा सेटअप था उसका ग्रुप का किडनी निकालने का। तो वो टाइमिंग ऐसी चुनता था कि वहाँ पर अंधेरे में पहुँचे, रात को पहुँचे। और ड्राइवर क्योंकि बाहर का ड्राइवर है, गुड़गांव का है, दिल्ली का, उधर की तरफ नई जगह उसके लिए होती है। और अगर लोकल भी हो और 3-4 बंदे हैं तो कोई भी अपने कब्जे में उसको ले लेंगे, क्योंकि ड्राइवर आगे बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है, कोई पीछे से उसको इंजेक्शन लगा दे या पीछे से कपड़े से उसका गला घोट दे तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो वो गुड़गांव से बुकिंग करता, अलीगढ़ जाता और वहाँ पर उसको बेहोश करता और उसकी दोनों किडनी निकालता और कासगंज की नहर में जाकर उसकी बॉडी को मगरमच्छों को खिला देता। अब ये चीज़ें उसकी चलती रहीं और इसमें क्योंकि अलीगढ़ का कोई मैटर नहीं था, जो भी एफआईआर होती दिल्ली में होती या गुड़गांव में होती, तो वहाँ पर उसको वो सेफ फील था। वो जो गैस सिलेंडर का टेम्पो वाला जो मामला था उससे कहीं उसके लिए ये सेफ था। अब उसके लिए वो मतलब उसके पैसे की जो भूख थी, अब वो दरिंदा बन चुका था एक तरीके से और वो उसकी बढ़ती जा रही थी। वो क्या करता था, जो उनकी गाड़ियाँ होती थी, कारें होती थी, उन कारों को ग्रे मार्केट में बेचता था। अब ग्रे मार्केट में आप जानते हो जो कबाड़ा मार्केट, स्क्रैप मार्केट होती है, उसमें उसके सारे पुर्जे अलग कर देते हैं, टायर अलग, स्टीयरिंग अलग, सब अलग, और इस तरीके से गाड़ी का नामो निशान, जिस तरीके से बॉडी का नामो निशान मगरमच्छ खत्म कर देते, उस तरीके से उसकी कार वो 40-50 हज़ार रुपये में कबाड़ा मार्केट में बेचता था और वहाँ पर गाड़ी का भी नामो निशान खत्म हो जाता था। लेकिन कई बार कबाड़ी भी लालची हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इसका नंबर प्लेट बदल दो और इसको महंगे में कहीं और बेच दो। तो कुछ कारें बिल्कुल खत्म हो गई और कुछ कारें ऐसी थी जो उन्होंने नंबर प्लेट चेंज करके और उसको किसी और को बेच दी। अब यहाँ पर पुलिस के पास इतनी एफआईआर आ जाती हैं कि कैब ड्राइवर गायब हो रहे हैं दिल्ली के अंदर और गुड़गांव के अंदर, कि पुलिस परेशान हो जाती है कि ड्राइवर जा कहाँ रहे हैं इतनी भारी संख्या में। करीब 100 एफआईआर ऐसी होती हैं, क्योंकि जो ड्राइवर के घर वाले थे वो एफआईआर कराते थे, या जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं वो एफआईआर कराते थे, या जो ओला उबर कंपनी है वो एफआईआर कराते थे। तो पुलिस वहाँ पर एक अभियान चलाती है और सारे ड्राइवरों को सतर्क करती है। सब ड्राइवर को ये बताया जाता है कि कोई मतलब कोई ऐसा गैंग है जो ड्राइवरों को गायब कर रहा है, और सब सतर्कता बरते हैं, उनको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और सावधान रहने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ड्राइवर सतर्क हो गए और क्योंकि एक दहशत हो गई ड्राइवरों में भी कि अगर अलीगढ़ की तरफ की कोई बुकिंग है या कहीं बाहर की है तो वो लेने से डरने लगे। इसी बीच 2004 में एक ड्राइवर को बुकिंग आती है अलीगढ़ की, वो भी एकदम चेहरे पर स्माइल, एकदम खुशी खुशी जाता है और जाने के बाद देवेंद्र कुमार शर्मा को पिक करता है और जो लोकेशन होती है अलीगढ़ की होती है, वो उसको अलीगढ़ लेकर जा रहा होता है। अब क्योंकि बुकिंग अलीगढ़ की थी तो उसके दिमाग में रास्ते में ये उसकी घंटी बजती है कि कहीं ये वो तो नहीं है, तो वो उस पर कुछ नज़र रखता है और उसकी कुछ गतिविधि उसको ऐसी लगती हैं जो संदेहजनक होती हैं। अब ड्राइवर को ये यकीन हो जाता है कहीं न कहीं उसकी हरकतों से कि हो ना हो ये आदमी ठीक नहीं है और कहीं ऐसा ना हो ये वही हो और ये कहीं मुझे ना मार दे। अब जब उसको ये शक होता है तो वो जा रहा होता है हाजरा नदी की तरफ, लेकिन बीच में ही कहीं वो ढाबे पर कहीं जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर रुकता है और देवेंद्र कुमार शर्मा से बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। वो टैक्सी छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब इधर देवेंद्र कुमार शर्मा सोचता है पता नहीं कहाँ चला गया ये, हो सकता है थोड़ी बहुत देर में आ जाए। वो काफ़ी देर उसका इंतजार करता है, जब वो नहीं आता है क्योंकि वो चाबी लेकर जा चुका होता है, तो वो उसकी टैक्सी छोड़कर देवेंद्र कुमार शर्मा अपने घर अलीगढ़ पहुँच जाता है। इधर वो ड्राइवर सीधा थाने जाता है, थाने जाकर सारी चीज़ बताता है कि जो दिल्ली से ड्राइवर और गाड़ी गायब हो रही है, तो आज मैं जिस सवारी को लाया हूँ मुझे लग रहा है कि वो ये हो सकता है। अब क्योंकि पुलिस तो पहले से ही परेशान थी, इतनी सारी एफआईआर उसके पास थी,
पुलिस पहले से ही तपी हुई थी एक तरीके से। पुलिस फ़ौरन एक्शन में आती है और उसकी जहाँ से उसने बुकिंग करी थी और जहाँ तक की करी थी, पुलिस वहाँ पहुँचती है और वहाँ पर जाकर पुलिस अपनी मेहनत से और अपने दिमाग लगाकर उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट कर पुलिस उसको थाने लाती है और थाने में लाकर उससे पूछती है कि तुमने कितने आदमी मारे हैं, कैसे मारे हैं? और वो कहता है कि जी मुझे क्या मतलब इस बात का, मैं तो वहाँ किसी काम से गया हुआ था और मैं अपने गाँव आ रहा था, ड्राइवर गायब हो गया, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है। लेकिन फिर पुलिस के जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं कि तू किस काम से वहाँ पे गया हुआ था? अब कोई काम ऐसा हो तो आदमी बताए, कोई ऐसा जानदार काम हो। अब वो गए ही सिर्फ इसलिए था कि वहाँ से अपना एक बुकिंग करनी है और वापस आनी है। अब पुलिस उसकी अपने तरीके से उसकी तुड़ाई शुरू करती है और ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस के पास अलग-अलग तरीके होते हैं। अब वो इस चीज़ को कबूल करता है कि जी मैं ही वो आदमी हूँ जिसने सारे ड्राइवरों को गायब कराया। तो 21 वहाँ पर केस ऐसे होते हैं जो वो कबूलता है कि हाँ, मैंने ही सारे ड्राइवरों को मारा है। पुलिस पूछती है गाड़ी कहाँ है? तो बताता है गाड़ी मैंने ग्रे मार्केट में बेच दी है। तो पुलिस उसको वहाँ पर लेकर जाती है। वहाँ ले जाने के बाद में अ, उससे बात करती है। वो कहता है कि हाँ जी, इसने बेची है गाड़ी। तो उसको अरेस्ट करती है। उसके बाद पुलिस का दूसरा काम होता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जब उसको हाजिर करना है तो वहाँ पर जज साहब ये तो मानेंगे नहीं, कहानी तो सुनेंगे नहीं, वो सबूत मांगेंगे कि लाश कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, कैसे इसने किया है, हो सकता है तुमने इसको पीट कर कहलवाया हो। अब पुलिस उसको बोलती है कि बॉडी कहाँ है? तो वो कहता है कि जी बॉडी तो आपको मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? वो बताता है कि मैंने उसको जो नहर है, हाजरा नहर, उसके अंदर डाल दिया। अब पुलिस हाजरा नहर जाती है, वहाँ पर मगरमच्छों की जो भरमार है पूरी। लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ ना कुछ, अगर एक बॉडी भी मिल जाए, कोई एक ऐसा अंग भी मिल जाए, तो भी केस जो स्ट्रांग बन जाता है। तो पुलिस वहाँ पर जो मगरमच्छों से बच के जो गोताखोर होते हैं और अपने तरीके से उसमें सर्च अभियान चलाती है, जाल वगैरह डालती है कि कोई बॉडी मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हम इसको कोर्ट में दिखा सकें। लेकिन क्योंकि वहाँ मगरमच्छ इतने थे, वो नहर ऐसी है कि मगरमच्छों के लिए ही मशहूर है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि इस केस के बाद वो खुद इस बात को कबूल लाया कि सारी मैंने बॉडी इसी के अंदर डाली है, तो पुलिस को वहाँ से कुछ हाथ नहीं लगता। पुलिस उसको अरेस्ट कर जेल में डाल देती है और उसकी चार्जशीट तैयार करती है। अब जो एक कनेक्शन उसका सिर्फ ये मिलता है कि जो ग्रे मार्केट में, कबाड़ा मार्केट में उसने कार बेची थी, वहाँ पर वो बंदा कहता है कि हाँ, यही कार लेकर आया था देवेंद्र कुमार शर्मा और मैंने पैसे इसी को दिए। तो ये गुरुग्राम का ये मामला था और इस मामले में कोर्ट उसको सजाए मौत देती है, फांसी की सजा देती है। और जो 7 मामले ऐसे थे जो दिल्ली में चल रहे थे, उसमें उसको उम्र कैद होती है और उसका नाम एक डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर हो जाता है। तो एक तरीके से कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एक दरिंदा जो था वो पुलिस ने पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया, उसको फांसी भी होगी और 7 उम्र कैद दिल्ली की तरफ से होगी। लेकिन आगे जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा कानून है, कहानी अब हमारे कानून की शुरू होती है। वो 2004 में पकड़ा गया था उस कैब ड्राइवर की सूझबूझ से। 16 साल तक वो जेल में रहता है और 16 साल बाद एक वो अर्जी लगाता है कोर्ट में कि एक कोई मेरा रिश्तेदार बीमार है, मुझे उसे देखने जाना है, मुझे 15 दिन की पैरोल चाहिए और मेरा चाल चलन बहुत अच्छा है। जो कोर्ट, जो जेलर साहब होते हैं उनसे कंफर्म करती है, जेलर साहब इस बात को वेरीफाई करते हैं कि हाँ, चाल चलन इसका बहुत अच्छा है और इसको पैरोल दे सकते हैं। 15 दिन की पैरोल जज साहब उसको 16 साल जेल में रहने के बाद दे देते हैं। अब 15 दिन के अंदर उसको वापस कोर्ट में आना था, लेकिन 15 दिन बाद वो गायब। अब पुलिस के हाथ पैर फूलते हैं कि कहाँ गया। सर्च अभियान चलता है, उसको ढूंढा जाता है। तो वो कनॉट प्लेस में प्रॉपर्टी डील का काम कर रहा होता है। वहाँ से मुखबिर से सूचना मिलती है और पुलिस उसको दोबारा अरेस्ट करती है और फिर उसको जेल में डालती है। अब यहाँ पर भी ऐसा होता है कि चलो जो हो गया हो गया, अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होगी। लेकिन फिर से क्या होता है, 3 साल बाद पहली ज़मानत उसको 2020 में मिलती है। 16 साल हो चुके हैं 2004 से 2020 तक। फिर दूसरी ज़मानत उसको 3 साल बाद फिर से वो एक अपील डालता है कोर्ट में और वहाँ पे कहता है कि मुझे 2 महीने की ज़मानत चाहिए, मेरी रिश्तेदारी में कोई शादी है और मेरा चाल चलन बहुत अच्छा है, आप जेलर से इस बात का पता करो। कोर्ट दोबारा से जेलर से पूछते हैं, जेलर कहते हैं कि सब ठीक है जी, इसको ज़मानत दी जा सकती है। उसको 2 महीने की ज़मानत। आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस आदमी को 7 उम्र कैद
दिल्ली की कोर्ट से हुई हुई हैं और एक फांसी की ऑर्डर हुए हुए हैं गुरुग्राम से। ऐसे आदमी को, और फिर वो जो पहले उसको ज़मानत मिली थी, ज़मानत की पहली शर्त यही होती है कि आप टाइम से अंदर आओगे, नहीं तो 15 दिन के अंदर आपको जो भी जितने भी दिन की उसको पैरोल मिली है, उतने दिन में उसको इज्जत से अंदर आना है। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो आगे को तुम्हें कभी भी ज़मानत नहीं मिलेगी। ये उसकी एक कंडीशन होती है। लेकिन अगला, जब पहले 2020 में उसको जो पहली ज़मानत मिली थी, उसमें वो हाज़िर नहीं हुआ कोर्ट के अंदर। अब 3 साल बाद दोबारा से उसको एक अपील डाल दिया, उसमें भी उसकी कोर्ट जो है मंजूरी दे देती है छुट्टी की। अब यहाँ पर 2 महीने की उसको ज़मानत दे दी जाती है रिश्तेदारी की कोई शादी-ब्याह के लिए। जब 2 महीने हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो फिर से हाज़िर नहीं हुआ। अब पुलिस के फिर हाथ-पैर फूलते हैं कि कहाँ गया? अब पुलिस चेक करती है, हर जगह ढूँढती है, उसके रिश्तेदारी में, उसके ज़मानतियों से, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। तो करीब 2 पौने 2 साल उसको गायब हो जाते हैं। ये उसको ज़मानत जो दूसरी मिलती है, और 9 जून 2023 को उसको ज़मानत मिली थी। अब एक टीम गठित होती है क्राइम ब्रांच की और दिल्ली में। उसका काम सिर्फ ये होता है, जो अपराधी भागे हुए हैं, भगौड़े हैं, पीओ हैं, उनको उसको पकड़ना है। तो ये टीम होती है आदित्य गौतम साहब, राकेश कुमार साहब और अनिल कुमार साहब और इनके सहयोगी। इनकी एक टीम बनती है कि सब भगोड़ों को पकड़ा जाए। इत्तेफाक से देवेंद्र कुमार शर्मा और डॉक्टर डेथ की फाइल अनिल कुमार के पास, आदित्य कुमार के पास पहुंचती है और वो उसकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं और देखते हैं, और उसका मोबाइल क्योंकि जब से सर्विलांस पे लगा हुआ था, और वो उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। अब तलाश करते करते अचानक एक दिन वो मोबाइल रिचार्ज होता है, क्योंकि 2 साल हो चुके थे, उसको लगा कि पुलिस अब ढूंढ नहीं रही होगी। तो अचानक या गलती से या जानबूझकर जैसे भी उस मोबाइल को, अपने सिम को रिचार्ज कराता है, तो जैसे ही वो रिचार्ज होता है, फ़ोन एक्टिव होता है, तो क्योंकि वो सर्विलांस पे लगा हुआ था, एकदम क्राइम ब्रांच को उसका एंगेज आता है और क्राइम ब्रांच एकदम सतर्क होती है। तो वो देखती है कि राजस्थान के दौसा से ये सिम एक्टिवेट हुआ है, लेकिन जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, उसी टाइम वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब पुलिस के पास सिर्फ एक लीड थी कि राजस्थान के दौसा में कहीं पर ये छुपा हुआ है। अब क्योंकि उसकी एज भी काफ़ी हो चुकी थी, करीब 67 ईयर का वो 2025 में क्राइम ब्रांच ने अंदाजा लगाया कि हो चुका था। अब दौसा में पुलिस पहुंचती है और वहां पर जाकर कैसे पता करे कि देवेंद्र कुमार शर्मा इनमें है कौन। और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे गांव, बहुत सारे कस्बे, सारी चीज़ें पुलिस वहाँ पर अभियान चलाती रहती है सिविल वर्दी में। करीब 6 महीने तक पुलिस इस चीज़ को पूरे एक तरीके से धक्के खाती है या अपना दिमाग लगाती है, और पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं। अब 2 साल में पुलिस घूम रही है और पुलिस को देवेंद्र कुमार हाथ नहीं आ रहा है। अब पुलिस जो एक्सपर्ट होते हैं, उनसे स्केच बनवाती है कि आज की तारीख में वो कैसा दिखता होगा। अगर उसने चश्मा लगाया होगा तो कैसा दिखता होगा, अगर उसने दाढ़ी रखी होगी तो कैसा दिखता होगा, उसकी आँख कैसी होंगी, उसकी नाक कैसी होंगी। तो एक्सपर्ट पुलिस को बताते हैं कि आदमी हर तरह से अपना हुलिया बदल सकता है और चेहरे पे झुर्री पड़ गई होंगी, लेकिन 2-3 चीज़ ऐसी हैं तो जिनसे आदमी पहचान हो सकती है, उसने कोई भी रूप धारण कर रखा हो। तो उसमें फिंगरप्रिंट हैं, और आँखें हैं और नाक हैं और कई सारी चीज़ें हैं। तो पुलिस अब इसमें एक 67 ईयर का एक दाढ़ी का स्केच बनाती है, बिना दाढ़ी का, एक दाढ़ी टोपी का या पंडित का या चर्च का, हर तरीके से, मतलब हर धर्म के हिसाब से वो, क्योंकि पुलिस को ये था कि वो कुछ भी बन के कहीं न कहीं छुपा हुआ है और है यहीं पर वो। अब वो पुलिस ढूँढती है, वो जो मदरसे होते हैं इनमें कहीं मौलवी तो नहीं बना हुआ है, या कहीं पंडित तो नहीं बना हुआ है, या कहीं पादरी तो नहीं बना हुआ है, या कहीं कोई किसान या कोई छोटा-मोटा कुछ काम ऐसा कोई भिखारी बन के घूम रहा हो। हर तरीके से पुलिस पूरी ताकत से उसको ढूँढ रही है। तो वहाँ पर जो आदित्य कुमार गौतम होते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ आती है, वो अपनी टीम से ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये पता करो कि 2 साल से कोई रहने के लिए आया है क्या? कोई नया बंदा? क्योंकि जो भागा था वो 2023 में, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके बाद में अगर कोई आया तो ऐसे बंदों का फ़ोकस करो। तो वहाँ पे एक बड़ी आसानी मिलती है पुलिस को कि अब इतनी लीड खत्म हो चुकी थी। अब वो जहाँ पर भी जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहीं पे जाके कोई ऐसा आदमी है क्या जो 2 साल से यहाँ पर रह रहा हो, जिसकी कोई ऐसी पहचान ना हो। और वो धीरे-धीरे ये चीज़ पता करते जाते हैं, तो पता लगता है कि एक पुजारी जी हैं और वो डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं, क्योंकि पुलिस को पहले ही पता था उसके पास आयुर्वेदिक की बिहार से डिग्री है। तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर देखती है तो बिल्कुल एकदम
रुद्राक्ष की माला है एकदम, जो साधु संत का भेष है, जो भगवा कपड़े हैं, और मंदिर के अंदर आरती करता है। और उसने एक साइड में डॉक्टर के का वो खोला हुआ है। करीब 100 बंदों की लाइन वहाँ पर लगती है। बीमारियों का इलाज, ग्लूकोज चढ़ा रहा है, सारी चीज़ करता है। अब पुलिस उसको देखती है, लेकिन अब काफ़ी कोशिश करती है, दिमाग लगाती है कि वो कच्चा हाथ डाल नहीं सकते, कि जिसके इतने अनुयायी वहाँ पर हैं, जाहिर सी बात है एक धार्मिक उन्माद पैदा हो जाएगा। अब पुलिस सोचती है कि एकदम पक्का काम होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में किसी और चीज़ में लड़ाई दंगाई आदमी इकट्ठे हों या ना हो, लेकिन धर्म के नाम पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो पुलिस ने उनका फ़ोटो खींचा और लेकर आ रही, और उनके अनुयायी बने, कुछ मरीज बन कर गए, कुछ भक्त बन कर गए। पुलिस उनके पूरे टच में है। कुछ भक्त बने हुए हैं, कुछ कोई बीमारी के लिए दवाई लेकर जा रहे हैं, उनकी राइटिंग पर्ची लिखवा रहे हैं जो राइटिंग मैच करा सकें, उनका फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और लाकर यहाँ पर अपना जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वहाँ पर सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। तो मैचिंग में ये कन्फर्म हो जाता है कि जो नाक और आँख से, कि ये डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ही है। अब पुलिस क्योंकि कन्फर्म हो चुकी थी, अब कन्फर्म होने के बाद में पुलिस उसको वहाँ से अरेस्ट करती है। अब अरेस्ट होने के बाद वो खुद चौकन्ना हो जाता है कि ये क्या हुआ, वो कुछ चौंक जाता है। अब वहाँ पर जो पब्लिक होती है वो पूछती है कि आपने इसको क्यों अरेस्ट किया है। तो वो बताते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कि सारी पब्लिक इकट्ठी होती है और कहती है कि आप इसको कहाँ पर ले गए, तो बहुत अच्छे पुजारी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो खैर पुलिस वहाँ से उनको अरेस्ट कर दिल्ली लाती है। उधर वहाँ गाँव के जो मंदिर के जो एक कमेटी थी, उससे पूछा जाता है कि आपने किस तरीके से इसको यहाँ पर रखा, ऐसी क्या चीज़ थी, क्योंकि आपके पास आईडी होनी चाहिए थी, आप किसी पुजारी को या किसी भी सेवक को, किसी भक्त को अगर आप रख रहे हैं। तो बताते हैं, एक न्यूज़ चैनल से वो बता रहे हैं, जो वहाँ के कमेटी के संस्थापक हैं, कि हमें यहाँ पुजारी की ज़रूरत थी, और हमने बोर्ड लगाया हुआ था कि पुजारी की आवश्यकता है, क्योंकि जो गाँव के पुजारी हैं, और क्योंकि इसमें ब्राह्मण ही पूजा कर सकता है, तो वो पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। तो और मंदिर का इतना बजट नहीं था जो इतनी तनख्वाह दे सके किसी पुजारी को। एक दिन ये अचानक आया और इसने कहा कि मैं सिर्फ खाने पर ही काम करूँगा, मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप खाना खिलाते रहना, और मैं समय पर आरती, समय पर अपना झाड़ू, जो भी मंदिर के काम है, मैं पूरी सेवा करूँगा। अब क्योंकि कमेटी को और क्या चाहिए था, क्योंकि किसी भी पुजारी को अगर वो बुलाते थे तो वो पैसे ज़्यादा मांग रहा था। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इसने, तनख्वाह ना लेने का फ़ायदा उठाकर, और वहाँ पर इसको जॉब मिल गई एक तरीके से, और धीरे-धीरे उसने मंदिर पर अपना एक तरीके से अपना हक जमाना शुरू कर दिया। एक वृद्धाश्रम अभी वो चालू करने वाला था, और साइड में एक डॉक्टरी का काम कर रहा था। ये सारी चीज़ें करता-करता वो वहाँ पर उसका बढ़िया पौने 2 साल में एक सेटअप एक तरीके से बन गया उसका, और उसकी ज़िंदगी वहाँ पर सही चल गई। लेकिन एक मोबाइल के रिचार्ज होने से, और जो हमारे क्राइम ब्रांच के आदित्य गौतम, राकेश कुमार, अनिल कुमार, इनकी सूझबूझ से उसको अरेस्ट कर लिया गया। 20 मई 2025, ये अभी पिछला जो संडे गया है, इसको उसको अरेस्ट करके वापस जेल में डाला गया है। अब देखो, हो सकता है पुलिस उसको सॉरी, जो कोर्ट है उसको फिर से ज़मानत दे दे उसके अच्छे चाल चलन पर, क्योंकि राम रहीम साहब हैं, वो भी अपना बार-बार बाहर, जब मर्ज़ी बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक हमारे सिस्टम का एक लचीलापन मानो या जो भी है। तो ये थी देवेंद्र कुमार शर्मा और डॉक्टर डेथ और दयादास कुमार की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके लिए आपके क्या विचार हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताएँ, अपने सुझाव और सवाल दें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। जब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।